अरे ओ बुढ़िया, यहाँ पड़ी पड़ी मेरा मुँह क्या ताक रही है? उठ यहाँ से और जाकर वहाँ बर्तन साफ कर। चौक में बर्तन पड़े हुए हैं, जा जाकर वहाँ सफाई कर, क्योंकि तेरी महारानी बेटी तो यहाँ कुछ काम करने से रही। उसे तो पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएगी ना तू। बहुत शौक चढ़ाए अपनी औलाद को पढ़ाने का, तो घर का सारा काम तू ही करेगी। अपनी सास वसुधा जी को धमकाते हुए उनकी बहू प्रिया बोली। वसुधा जी अपनी खाट से उठने लगी और बोली, बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने सब जगह सफाई की थी, सारा घर साफ करके ही लेटी हूँ। इतनी ही देर में घर गंदा भी हो गया। और नहीं तो क्या, अब क्या तूने एक बार सफाई कर दी तो घर में कोई निकलेगा नहीं। महारानी जी ने घर साफ किया है तो सब एक ही जगह अपने पाँव जमा लेंगे क्या? उठ यहाँ से और जाकर देख कितना गंदा पड़ा है। जब प्रिया ने फिर से अपनी सास को डांटा तो वसुधा जी कराती हुई अपनी खाट से उठी और बाहर चौक तक गई। वहां जाकर देखा तो चौक में चारों ओर मिट्टी फैली हुई थी, पूरा घर गंदा हो गया था। ये सब देखकर वसुधा जी चौंक गई और बोली, अरे ये सब कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया था, इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। सोचती हुई वसुधा जी ने प्रिया से कहा तो वह तिरछा मुंह बनाते हुए बोली, हवा नहीं चल रही तो क्या घर गंदा नहीं होगा? घर की सफाई नहीं होगी? 2 मिनट में मुझे पूरा घर चमकता हुआ चाहिए। तमाशा करने वाले काम मत करना। ये कहती हुई प्रिया वहां से चली गई। वसुधा जी झाड़ू लेकर फिर से घर साफ करने लगी। जैसे ही उन्होंने सफाई पूरी की, थोड़ी देर में उनकी बहू ने चाय के लिए आवाज लगा दी। ओ महारानी, आराम हो गया तो जरा 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। लेटे लेटे कभी थकती नहीं क्या? यहाँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और महारानी आराम से पड़ी हैं। जल्दी से 1 कप चाय बना दो। बहू ने जब 2-3 बार आवाज दी तो वसुधा जी को उठकर जाना ही पड़ा। उन्होंने अपनी बहू के लिए चाय बनाई और उसे देने के बाद फिर से लेट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब उनकी महारानी बहू तो बाहर जाकर देखने से रही, इसलिए बेचारी खुद ही उठी और दरवाजे पर जाकर देखा। सामने उसके पोते स्कूल से आ चुके थे। दादी को देखकर दोनों पोतों ने प्रणाम किया और घर के अंदर आ गए। उन्होंने अपने बैग रखे और यूनिफॉर्म बदलने लगे। फिर अपनी माँ से खाने के लिए कहा तो प्रिया बोली, बेटा, मैंने दादी से कहा था खाना बनाने के लिए, अभी तक उन्होंने बनाया नहीं क्या? बच्चे यूनिफॉर्म बदल रहे थे। तभी प्रिया नीचे आई और अपनी सास को आवाज लगाने लगी। किचन से वसुधा जी ने जवाब दिया, क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही हो? किचन में अपनी सास को देखकर बहू को कुछ सुकून मिला और उसने कहा, जल्दी से बच्चों के लिए खाना लगा दो, उन्हें बहुत भूख लगी है। और हाँ, मेरे लिए भी खाना लगा देना। वसुधा जी ने अपनी बहू और पोतों के लिए खाना बनाया और परोसा। बहू ने खाना खाया और फिर आराम करने लगी। प्रिया का पूरे दिन यही काम रहता था, कुछ करना धरना नहीं, बस इधर उधर घूमना, कभी किसी की बुराई करना तो कभी किसी की। अगर उससे भी उसका मन नहीं भरता तो फोन पर बेकार की बातें करने लगती, और जब इतने से भी संतुष्ट नहीं होती तो अपने पति से पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती। इसी तरह उसकी जिंदगी कट रही थी। वही वसुधा जी जो अपने घर में पहले बहुत अच्छे से रहा करती थी, अब मजबूरी में अपनी बहू की हर बात मानने लगी। ऐसा नहीं था कि उनका बेटा उन्हें समझता नहीं था, लेकिन वसुधा जी कभी शिकायत नहीं करती थी। इसी का नाजायज फायदा उसकी बहू उठा रही थी। दरअसल करीब 1 साल पहले वसुधा जी के पति मोहन जी का देहांत हो गया था। जब तक मोहन जी जीवित थे, उनकी बहू प्रिया का व्यवहार अपने सास ससुर और ननद के प्रति ठीक था। वह सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी और अपनी ननद से भी उनके सामने कभी बदतमीजी नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मोहन जी का देहांत हुआ, प्रिया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मोहन जी का क्रियाक्रम भी ठीक से पूरा नहीं हुआ था कि तभी से वसुधा जी को अपनी बहू के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। जो प्रिया अपनी सास के हाथों में हाथ रखती थी, अब वही उनकी हालचाल तक नहीं पूछती थी। इस कठिन समय में जब वसुधा जी को सबसे ज्यादा अपने बेटे बहू की जरूरत थी, उनकी बेटी संगम ने उनका बहुत ख्याल रखा। उनके बेटे राजू ने भी अपनी माँ को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी तरह से लाचार हैं। पिता की मौत के बाद
राजू ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा माँ को देना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन थोड़े ही समय बाद प्रिया ने इस बात को लेकर घर में झगड़ा शुरू कर दिया। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी माँ को पैसे देने से क्या जरूरत है? मैं क्या पैसे लेकर कहीं और डालती हूँ? तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ के हाथ में रखते थे, तो तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि तुम अपनी कमाई अपनी पत्नी यानी मेरे हाथ में रखो। तुम्हें किसी और में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रिया ने जब इस बात का हंगामा किया तो राजू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। जब वसुधा जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजू को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, चाहे पैसे बहू के पास रहे या मेरे पास, खर्च तो घर में ही होंगे ना। बहू कौन सा इन पैसों को लेकर कहीं और खर्च करने वाली हैं। कोई बात नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है कि पैसे उसके पास रहने चाहिए तो तू ये पैसे उसके हाथ में थमा दे। मुझे पैसों की भला क्या जरूरत? वैसे भी अब घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों को ही देखनी है, तो हिसाब किताब भी तुम लोग ही रखो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। दिन इसी तरह बीतते गए। अपने ससुर की मौत के 6 महीने बाद ही प्रिया ने संगम की शादी करवाने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। उसने राजू से कहा, तुम्हारी बहन अब शादी के लायक हो गई है, तो उसे पढ़ाने लिखाने की बजाय उसकी शादी कर दो। आखिर कब तक तुम इसकी पढ़ाई लिखाई में पैसे बर्बाद करते रहोगे? हमारे बच्चे भी अब छोटे नहीं रहे। भविष्य में उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके खर्च होंगे। हर चीज का ठेका हमने भी थोड़ी ले रखा है। राजू ने प्रिया को साफ मना कर दिया और कहा, अभी तो उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करवाना बिल्कुल उचित नहीं। और वैसे भी पिताजी का सपना था कि संगम पढ़ लिखकर अपने जीवन में कुछ बने। वह चाहते थे कि सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि उनकी बेटी भी अपनी पहचान बनाए, ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना वह अपने दम पर कर सके। इसलिए वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा देखना चाहते थे। अपने पिता के सपने को याद करते हुए राजू ने प्रिया से साफ कह दिया, प्रिया, जब तक संगम का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता मैं उसकी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी प्रिया को ये बात समझ नहीं आई। 2 महीने बाद प्रिया की माँ संगम के लिए एक रिश्ता लेकर आई। उन्होंने राजू से कहा, राजू, लड़के में कोई खराबी नहीं है, बस बचपन में एक पैर में चोट लग गई थी जिससे उसकी चाल में थोड़ा फर्क आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह से लंगड़ा है। चलते समय ज़्यादा महसूस भी नहीं होता। बाकी सब कुछ अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। तुम्हारी बहन वहाँ राज करेगी और बहुत सुखी रहेगी। प्रिया तो इस रिश्ते के पीछे ही पड़ गई। वह बार बार राजू से कहने लगी, राजू, तुम कम से कम एक बार लड़के को देखने तो चलो। राजू ने मना करने पर उसने वसुधा जी से भी बात कर ली। अब वसुधा जी भी अपनी बहू की खुशी के लिए ना चाहते हो भी लड़के को देखने के लिए राजी हो गई। उन्होंने कहा, प्रिया बेटा, तेरी खुशी के लिए, क्योंकि तू चाहती है इसलिए मैं एक बार लड़के को देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वह लड़का हमें पसंद नहीं आया तो इसके बाद हम कोई रिश्ता नहीं देखेंगे। और हाँ, जब तक संगम की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उसे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस पर प्रिया भी मान गई कि कम से कम एक बार लड़के को देख लेना चाहिए। अब घर में सबकी रजामंदी हुई तो राजू, उसकी माँ और प्रिया तीनों लड़के को देखने के लिए चले गए। इधर संगम, जो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह अभी उसकी शादी न हो। उसके अपने सपने थे, वह जीवन में कुछ बनना चाहती थी। शादी तो आखिर में करनी थी, लेकिन वह चाहती थी कि शादी से पहले अपनी एक पहचान बनाए, कुछ हासिल करे। वह यूं ही हमेशा अपने पिता, भाई या फिर पति पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। यही सोचकर वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही थी। शाम तक जब सभी घर लौटे तो तीनों के चेहरे उतरे हुए थे। वसुधा जी भी कुछ परेशान थी और प्रिया का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। राजू भी चुपचाप गुस्से में दिख रहा था। माहौल गर्म देखकर संगम ने उस वक्त कुछ नहीं पूछा, लेकिन रात को जब सबने खाना खा लिया तो उसने वसुधा जी से पूछ लिया, माँ, आखिर क्या हुआ? भाभी और भैया इतने गुस्से में क्यों हैं? वसुधा जी ने संगम को समझाया, बेटा, दरअसल
वह लड़का एक पैर से लगभग लंगड़ा ही है। चलते वक्त कोई भी देखकर बता सकता है कि उसके पैर में खराबी है। और सबसे बड़ी बात, उसके घर के लोग हमें नीयत से अच्छे नहीं लगे। यही बात जब राजू ने प्रिया को समझाई तो उन दोनों में बहस हो गई। जब राजू, प्रिया और वसुधा जी वहां पहुंचे थे तभी लड़के को देखकर राजू का दिमाग खराब हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आया और वह वहीं से लौटना चाहता था। घर लौटते समय उसने प्रिया से कहा, प्रिया, घर जाकर अपनी माँ से पूछना कि उन्होंने मेरी बहन के लिए ऐसा रिश्ता बताया भी कैसे। क्या कमी है मेरे बहन में? वह देखने में इतनी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी है, फिर मेरी बहन के लिए ये लड़का ही क्यों? इन सब बातों को लेकर राजू और प्रिया में बहुत बहस हुई। प्रिया कहने लगी, इतना भी बुरा नहीं था लड़का, बस पैर में थोड़ी दिक्कत थी, बाकी घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ बढ़िया है। मेरी माँ ने इतनी मेहनत से तुम्हारी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता बताया और तुम उन्हीं को बातें सुनाने लगे। लेकिन राजू ने साफ साफ इस रिश्ते से मना कर दिया। वसुधा जी ने भी प्रिया को समझाने की कोशिश की कि वह आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, लेकिन प्रिया तो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि वही सही है और हम सब बेवजह जिद कर रहे हैं। घर लौटते वक्त भी राजू और प्रिया गुस्से में थे। मैं भी बीच में बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो भी हो रहा था सही हो रहा था। अगर मेरा भाई मेरे बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? प्रिया तो बस चाहती थी कि मेरी शादी किसी भी एरे गहरे से कर दी जाए। पर बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे भाई बहुत सोच समझकर चलता है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वसुधा जी की इन बातों को सुनकर प्रिया का गुस्सा और बढ़ गया। वह पहले से ही चिड़चिड़ाई हुई थी और अब और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसे हमारी हर बात चुभ रही थी। अब तो वह हमें अपनी नज़रों के सामने भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी कि अपने पति के सामने वह ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद प्रिया ने संगम को कॉलेज के एक लड़के के साथ देख लिया और चुपके से उनकी तस्वीरें खींच ली। घर जाकर उसने वे फोटो राजू को दिखाई और न जाने क्या क्या कह दिया। राजू ने फोटो देखकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने प्रिया से कहा, ऐसा भी हो सकता है कि वह सिर्फ उसका दोस्त हो, कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो जानकारी हो ही जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं प्रिया। लेकिन प्रिया इस बात पर चुप होने को तैयार ही नहीं थी। वह संगम के खिलाफ दुनिया भर की बातें करने लगी। अब समझ आया क्यों तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती। उसे शादी के बाद यूं घूमने फिरने और अपनी मन मर्जी चलाने की आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए वह शादी से बचना चाहती हैं। हमारी छाती पर सारी जिंदगी मूंग दलती रहेगी। फिर उसने राजू से साफ कह दिया, राजू, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन इतनी प्यारी हैं और मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती तो मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। तुम अपनी माँ और बहन के साथ रहो, उन्हीं की बातें सुनो। मैं इस घर में क्यों हूँ? मुझे यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। इतना कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। संगम ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन था तो सब लोग मिलकर उसका जन्मदिन मना रहे थे। हम दोनों उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे, शायद तभी आपने हमें देख लिया था। लेकिन प्रिया ने संगम की एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा उसे ही खरी खोटी सुनाने लगी। इन सब बातों को देखकर संगम को बहुत बुरा लगा और वह पूरी रात रोती रही। घर में हुए इतने बवाल को देखकर वसुधा जी को लगा कि संगम का अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, वरना उसकी भाभी उसे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए वसुधा जी ने राजू से बात की और ये तय किया कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अपनी मौसी के पास उनके घर पर ही रहेगी। राजू को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वसुधा जी ने संगम को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया। बस तब से प्रिया वसुधा जी से ही सब काम करवाने लगी ताकि वह संगम को घर वापस बुला ले। लेकिन उन्होंने भी सोच लिया था कि अब संगम इस घर में तभी वापस आएगी जब वह जीवन में कुछ कर लेगी। प्रिया ने ही तो राजू को हर तीसरे दिन झगड़ा करके संगम की फीस देने से भी मना कर दिया। हालांकि राजू ने कभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा, लेकिन घर के कलेश को देखते हुए
खुद वसुधा जी ने ही राजू से कह दिया, बेटा अब वह पढ़ाई का खर्च खुद देख लेगी और वैसे भी तुम्हारा अपना भी परिवार है, तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। अब वसुधा जी अपनी बेटी की कामयाबी की दुआ मांग रही थी और राजू भी बस यही चाहता था कि किसी तरह से उसकी बहन कामयाब हो जाए ताकि वह भी अपनी पत्नी का मुंह बंद कर सके। इसलिए राजू ने भी अपनी बहन को पूरी तरह से सपोर्ट किया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और वसुधा जी का जीवन भी ठीक ठाक कट रहा था, क्योंकि राजू के होते हुए प्रिया अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। इसलिए न चाहते हुए भी वह अपनी सास को झेल रही थी और घर के कामों को दोनों सास बहू मिलकर निपटा दिया करती थी। एक दिन जब राजू घर वापस लौटा तो वह हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आया था। आज राजू बहुत खुश था। उसे इतना खुश देखकर वसुधा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बड़ा खुश है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हमें भी तो बता, क्या हुआ ऐसा जो आज मेरा बेटा इतना चहक रहा है? तो राजू ने खुशी खुशी वसुधा जी के मुंह में मिठाई का टुकड़ा रख दिया और बोला, खुशी की ही तो बात है माँ, बहुत खुशी की बात है। आप सुनेगी तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाओगी। दरअसल मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और अब से मेरी सैलरी भी पहले से ज्यादा होगी। तो अब आपको और प्रिया को किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों के साथ साथ संगम की भी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठा सकता हूँ। ये कहते हुए राजू बहुत खुश हो रहा था कि तभी वहाँ प्रिया आ गई। राजू ने उसे भी ये खुशखबरी सुनाई तो प्रिया पहले तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ राजू, अब हमारी जिंदगी पहले से कुछ तो बेहतर होगी ना, वरना हर चीज को सोच सोच कर चलना पड़ता है। खैर तुम्हारी भी कोई कमी नहीं है इसमें, आखिर तुम कितना करोगे इस घर में? इस घर में खाने वाले तो 50 है पर करने वाला बस एक है। खर्च देखो, हर किसी के हाईफाई हैं, किसी का कॉलेज का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, आने जाने का किराए भाड़े का खर्चा, तो किसी की दवाइयों का खर्चा, किसी के ऑपरेशन का खर्चा। हम तो दिन भर ऐसे ही खर्चों में दबे रहेंगे। पहले ही कहा था मैंने भी, एक बोझ तो अपने सिर से हटाओ, लेकिन तुम भी मेरी सुनने को तैयार नहीं। प्रिया को ये सब कहते हुए सुनकर राजू बोला, क्या प्रिया तुम फिर शुरू हो गई यार, इतनी खुशी का माहौल है, अच्छे से एंजॉय करो और करने दो ना, क्यों फालतू की बातें लेकर बैठ गई? जाने दो ना, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। तो प्रिया बोली, हाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बोल दो तो तुम्हें तुरंत दर्द होने लगता है। प्रिया की ये बात सुनकर वसुधा जी बीच में बोली, तुम दोनों ये बस सब बातें छोड़ो और बताओ बेटा, तुम्हारे ऑफिस में तो सब लोग खुश होंगे ना? तुमने ये खुशखबरी अपनी बहन को दी या नहीं? तो राजू खुश होते हुए बोला, हाँ माँ, सबसे पहले मैंने संगम को ही बताया था और वह तो ये सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसने तो मेरे लिए गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया। कहने लगी कि मेरा भाई शहर से दूर जाएगा तो मुझे याद रखने के लिए उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए। ये सुनकर प्रिया और वसुधा जी दोनों चुप हो गई। प्रिया ने कुछ चौंकते हुए पूछा, शहर से बाहर जाएगा मतलब? तब राजू बोला, अरे यार, मैं आप दोनों को बताना ही भूल गया। माँ, मेरे इस प्रमोशन के साथ साथ मुझे अब आप लोगों से दूर ही जाना होगा। मेरा प्रमोशन तो हुआ है, सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन इसके लिए मुझे कंपनी की दूसरी ब्रांच में जाना होगा और वहां जाकर काम संभालना होगा, क्योंकि वहां काम संभालने के लिए कोई नहीं, तो इसलिए कंपनी का बॉस मुझे वहां भेजना चाहता है और इसके लिए मुझे अगले हफ्ते ही वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया। तब उन दोनों को उदास होता देख राजू ने समझाते हुए कहा, माँ प्रिया, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ। हमारी दूसरी ब्रांच भी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास ही है, तो मैं लगभग 1 हफ्ते में या 15 दिन में आता जाता रहूँगा, इसलिए आप दोनों परेशान मत होइए। इतनी बात कहकर राजू अपने कमरे में चला गया। प्रिया बहुत उदास थी, लेकिन राजू ने उसे समझाया, प्रिया, कई बार हमें अपनों की खुशी के लिए अपनों से दूर होना पड़ता है और तुम तो जानती हो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना, इन सब की जिम्मेदारी के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, और पैसे कमाने के लिए मुझे मेहनत भी करनी होगी। फिर मुझे कंपनियां बहुत ठीक ठाक पैसे देगी, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया और हामी भर दी।
और तुम परेशान क्यों होती हो? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे पास आ जाया करना। बच्चों को और माँ को भी मेरे पास घुमा लाया करना। अब राजू ने प्रिया और अपनी माँ दोनों को समझा लिया था और अगले हफ्ते राजू अपनी नई नौकरी या कहे कि नए पद पर नए शहर जाने के लिए तैयार था। इधर सब लोग खुश भी थे और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि उनके बेटे और पति का प्रमोशन मिला था, उनका पद बढ़ गया था। लेकिन दुख इस बात का था कि अब वह उनसे दूर जा रहा था और कितने दिनों में वह उनसे मिलने आएगा ये भी तय नहीं था। लेकिन आखिरकार भारी मन से उन्होंने राजू को विदा कर दिया और राजू भी अपने नए शहर के लिए निकल पड़ा। लेकिन वसुधा जी के लिए असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ऐसी मुसीबत जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। प्रिया जो अब तक अपने मन की नफरत और अपने अंदर भरे गुबार को निकाल नहीं पाई थी, उसे बस इंतजार था एक मौके का जो अब उसे मिल चुका था। वसुधा जी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बहू उनसे कितनी नफरत करती है। न सिर्फ उनसे बल्कि उनकी बेटी संगम से भी उसे कितनी बड़ी चिढ़ है। अभी तो जैसे तैसे समय कट रहा था, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। इधर जब से राजू अपने शहर से दूर नौकरी करने चला गया था, तब प्रिया ने तो अपनी नफरत और गुस्सा निकालने का पूरा मौका मिल गया था। अब वह किसी भी बहाने से अपनी सांस को परेशान करने लगी। वसुधा जी को परेशान हुआ देखकर उसे सुकून मिलता था। इसी कारण उसने छोटी छोटी चीजों से अपनी सांस को तंग करना शुरू कर दिया। जब से राजू घर से निकल गया था, तब से वह अपनी सांस के ऊपर ही सारा काम छोड़ देती थी और खुद किसी महारानी की तरह बिस्तर पर बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती थी। वह बार बार वसुधा जी को ताने दिया करती, जब बेटी से काम नहीं करवाया जाता तो खुद नौकरों की तरह लगी रहो। मैं ही क्यों सारा काम करूं? मैं भी तो तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। जब सारा काम बुढ़िया अकेले करेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यही सोचकर प्रिया अपनी सांस को हमेशा परेशान करती रहती थी। लेकिन वसुधा जी बस इंतजार कर रही थी वक्त के बदलने का, अपनी बेटी के नसीब के चमकने का, कि कब उनकी बेटी की मेहनत रंग लाए और वह अपना नाम कमाए, ताकि उनकी बहू के पास ताने मारने के लिए कोई बात न रह जाए। अभी तक प्रिया ने फिर भी एक हद में रहकर ही बर्ताव किया था। वह अपनी सांस से दुनिया भर के काम तो करवाती और उनसे बदतमीजी से भी बात कर जाती थी, लेकिन अभी तक उसने न ही कभी अपनी सांस को गाली दी थी और न ही उन पर हाथ उठाया था। बस वसुधा जी के लिए अपनी बहू की यही आदत सबसे अच्छी थी और इसी से वह सब्र किए जा रही थी। चाहे जैसी भी हो, कम से कम मेरी बहू औरत से तो फिर भी अच्छी हैं, और यही सोचकर वह अपने आंसू पी जाती थी। इसी कारण वह कभी किसी से अपनी बहू की बुराई नहीं करती थी, क्योंकि वसुधा जी बहुत अच्छे से जानती थी कि जैसी भी हो, आखिरकार मुझे अपना समय इसी के साथ बिताना है। चाहे किसी से इसकी कितनी भी बुराई कर लूं, लेकिन खाना तो मुझे इसी घर में आकर खाना है। बस यही सोचकर प्रिया बड़ी चतुराई से अपनी सास को ताने भी देती और बातें भी सुनाती, लेकिन साथ ही ये एहसास कराती थी कि मैं तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भलाई चाहती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती करवा दी। मेरी माँ ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो हमारी बात गिरा दी और तुम्हारे रिश्ते को मना करके चले आए। अपनी बहू की इन सब बातों को सुनकर वसुधा जी को यही लगता कि कहीं न कहीं प्रिया को अपनी माँ की बेइज्जती का बहुत दुख हुआ है और इसी कारण वह मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। वे अपनी बहू की नाराजगी को जायज़ भी मानती थी, इसलिए अब तक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ की बेइज्जती होते देखकर किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया को भी ये अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए वह मुझे दुनिया भर की बातें सुना देती हैं। अब ये तो उसके लिए बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई थी। इधर संगम, जो पिछले काफ़ी समय से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, उसने अब और भी मेहनत शुरू कर दी थी। उसने सरकारी नौकरी के लिए अपना फार्म भर दिया। पढ़ाई में संगम वैसे भी बहुत होशियार थी। पहले भी कई बार वह लिखित परीक्षा पास कर चुकी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। इसी कारण उसकी भाभी प्रिया उसे ताने मारती रहती थी। इस बार संगम ने सोच लिया था कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाए तब तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, और नौकरी मिलने के बाद
पूरे परिवार को एक साथ सरप्राइज दूंगी। यही सोचकर संगम पूरी लगन से तैयारी में जुट गई। उधर राजू अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहने लगा था। जब से उसकी पोस्ट बढ़ी थी तब से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। ऊंची पोस्ट के साथ ऊंची जिम्मेदारियां भी आई थी और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। राजू भी बहुत मेहनत कर रहा था और अब बहुत कम ही घर आ पाता था। महीने में या 2 बार ही घर आ पाता था, लेकिन जब भी वह घर आता तो प्रिया एक दिन के लिए अपनी सांस को खाट से भी नहीं उतरने देती थी। वह राजू के सामने अपनी सांस को बिस्तर में खाना परोस कर देती, रात को सोने से पहले उनके पैर दबा देती और इतनी सेवा करती कि राजू भी प्रिया को देखकर खुश हो जाता। राजू प्रिया से कहता, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। प्रिया, तुमने मेरे पीछे से घर को कितने अच्छे से संभाल रखा है। इस जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो अपने परिवार के बारे में सोचे। आजकल तो सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे परिवार को पूरी तरह से अपना लिया है। फिर वह कहता, बस संगम भी सफल हो जाए तो उसकी शादी कर हम गंगा नहा ले। राजू की बात सुन प्रिया कहने लगी, तुम परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की शादी करवा दो। ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी के बाद लड़कियां अपना नाम नहीं कमा सकती या नौकरी नहीं कर सकती। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है। राजू समझ गया कि प्रिया फिर से वही राग अलापने लगी है, इसलिए उसकी बातों की अनदेखी करते हुए वह बोला, प्रिया चलो, मुझे कल सुबह ही निकलना है, तुम भी आराम कर लो। सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए खाना भी बनाना है। वे दोनों ही आराम करने लगे, लेकिन प्रिया को ये बात खटक गई। अब वह किसी भी तरह से अपनी सास को संगम की शादी के लिए मनाना चाहती थी, जो कि उसके बस में नहीं था। इसलिए राजू के घर से निकलते ही प्रिया ने अपनी सांस पर रोज दबाव डालना शुरू कर दिया। पहले तो वह सिर्फ अपनी सांस से घर के काम करवाया करती थी, लेकिन अब तो सांस को हर समय नौकरों की तरह काम में लगे देखना ही उसकी खुशी का कारण बन गया था। अगर उसकी सांस उसे लेटी हुई दिखती तो जैसे उसका खून खोल उठता और वह गुस्से में दहाड़ पड़ती। अगर कोई काम ना होता तो वह जानबूझकर नया काम निकाल देती और फिर अपनी सांस को वह काम करने के लिए कहती। आज भी उसने ऐसा ही किया। जब वसुधा जी ने घर साफ करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई तो प्रिया ने जानबूझकर जमीन पर पड़ी मिट्टी फैला दी और फिर सांस को जगाकर घर साफ करने के लिए कहने लगी। जब बच्चे आए तो बहस के बाद उसने खाना बनाने का काम भी अपनी सांस पर ही छोड़ दिया। अगर कभी वसुधा जी लेटी हुई दिखती तो वह कभी चाय के, कभी पानी के लिए तो कभी किसी और बहाने से आवाज देने लगती। वसुधा जी अब इस स्थिति से बहुत नाखुश थी। आखिर उनकी भी उम्र हो रही थी। इतनी उम्र में हर समय काम में लगे रहना उनके लिए संभव नहीं था। इंसान को शरीर के आराम के लिए थोड़ी राहत तो चाहिए ही होती है, लेकिन प्रिया चाहती थी कि वे हर समय काम में लगी रहे। ऐसे में उनका नाराज होना भी स्वाभाविक था। जब प्रिया ने अपनी सांस को हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो वसुधा जी ने भी ठान लिया कि अब वे हर समय यूं ही काम में नहीं लगी रहेगी। उन्होंने कहा, प्रिया तुम जो करना चाहो कर सकती हो बेटा, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं हर समय काम में लगी रहकर अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकती। तुम जो जरा जरा से काम के लिए मुझे कहने लगी हो, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम मुझे बिस्तर से उठकर पानी भी नहीं दोगी। ऐसे में हर समय काम में लगी रहूं क्यों भला? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी बनती है ना। बस इतना सुनना था कि प्रिया का माथा ठनक गया। वह गुस्से में बोली, क्यों? क्या मैं किसी की नौकरानी हूँ जो हर समय काम में लगी रहूं? इतने दिनों से मैं तुम दोनों माँ बेटी को बना बना कर खिला रही थी। कभी तो एक दिन ये नहीं कहा कि बहू रहने दो, इतनी सेवा मत करो हमारी। अब 4 दिन के लिए तुम्हें काम क्या आ पड़ा तो सारी हेकड़ी निकल गई। अगर इतनी ही तबीयत खराब रहती है तो अपनी बेटी को क्यों नहीं बुला लेती? क्यों उसे वहाँ रानी बनाकर ऐसो आराम करने के लिए भेज रखा है? वसुधा जी सब कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। उनकी बहू की ये हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, लेकिन इस स्थिति का कोई हल न देख उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उनका बेटा बेचारा महीने में 1-2 दिन के लिए आता था
और उसमें भी उनकी बहू इतनी अच्छी बनकर दिखाया करती थी कि भला उसका बेटा उन पर यकीन कैसे करता। यही सोचकर वसुधा जी ने अपने बेटे से भी कुछ नहीं कहा और वैसे ही दिन बीतने लगे। अब तो वे बस ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उनकी बेटी संगम जल्दी से सफल हो जाए, जिससे उनकी मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रिया का अत्याचार बढ़ता गया और फिर एक दिन प्रिया ने अपनी हदें पार कर दी। इस बार उसने सिर्फ बदतमीजी से बात नहीं की, बल्कि पहली बार गुस्से में उसने वसुधा जी को भला बुरा कहने के साथ साथ गालियां भी दे दी। ये सुनकर वसुधा जी स्तब्ध रह गई। आज उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी बहू से ऐसा व्यवहार कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू इतनी बदतमीजी पर उतर आएगी। लेकिन आज प्रिया का असली रूप देखकर वे समझ गई कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो प्रिया किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन वे बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, बस परेशान होकर रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु जल्दी से कुछ कीजिए और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। शायद भगवान भी उनकी सुनने के लिए तैयार बैठे थे। अगली ही सुबह जब प्रिया ने अपनी सास से बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस करने के लिए कहा तो वसुधा जी उस समय किचन में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्होंने प्रिया से कहा, बहू मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तुम बच्चों के कपड़ों पर प्रेस कर दो। लेकिन प्रिया ने बाथरूम में जाते हुए कहा, मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, चुपचाप अपना काम करो और मुझ पर ऑर्डर मत चलाओ। इतना कहकर प्रिया बाथरूम चली गई। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में वसुधा जी क्या क्या करती। उन्होंने किचन में बच्चों के लिए नाश्ता चढ़ा दिया और जल्दी से उनके कपड़ों पर प्रेस करने चली गई। थोड़ी ही देर में किचन से सीटी की आवाज़ आई। जब लगातार सीटी बजती रही तो देखने के लिए वसुधा जी जल्दी जल्दी में किचन में चली गई। लेकिन इसी जल्दबाजी में उनका हाथ लगने से प्रेस नीचे गिर गई। वे बिना देखे ही जल्दी जल्दी किचन चली गई, लेकिन गलती से गिरने के कारण पोते की यूनिफॉर्म जल गई। जब वे वापस लौटी तो देखा कि वहीं पड़ी प्रेस से धुआं उठ रहा था। ये देखकर वसुधा जी घबरा गई और जल्दी से उन्होंने प्रेस का पलक निकाल दिया। लेकिन इतनी ही देर में उनकी बहू प्रिया भी वहां आ गई। जैसे ही प्रिया ने शर्ट में इतना बड़ा छेद देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से तमतमाते हुए अपनी सांस के पास आई और फिर सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ वसुधा जी के गाल पर जड़ दिया। बेचारी वसुधा जी नीचे गिर पड़ी। ये घटना उनके लिए इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बहू ने उन पर हाथ उठा दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे एकटक अपनी बहू को देखती रही। लेकिन प्रिया का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने गुस्से में अपनी सांस के बाल पकड़कर उन्हें उठाया और चीखते हुए बोली, मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठ बुढ़िया उठ, इसके पैसे क्या तेरे मरा हुआ पति देगा? हराम का खारी हैं, इसलिए हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही हैं। माँ बेटी दोनों ऐश कर रही हो, क्योंकि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए सिर पर चढ़ गई हो। इतना कहते हुए प्रिया ने अपनी सांस को बालों से पकड़कर खींचा और फिर उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। प्रिया आज अपनी सांस को गुस्से में बस पीटे जा रही थी। उसने आव देखा ना ताव वहीं रखी बेल्ट उठा ली और गुस्से में बोली, बुढ़िया बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज देख इस बेल्ट से तेरी खाल उकेड़ देती हूँ। उधर वसुधा जी रोती हुई हाथ जोड़कर अपनी बहू के आगे रहम की भीख मांगने लगी। नहीं बहू, मुझसे गलती हो गई, जल्दबाजी में ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन प्रिया को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उसने वसुधा जी को बेल्ट से मारने के लिए हाथ उठाया था कि अचानक किसी ने पीछे से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ में बंधी बेल्ट को भी खींचकर अलग कर दिया। गुस्से में प्रिया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी ननद संगम पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। उसके ठीक पीछे उसका पति राजू भी खड़ा था, जो ये देखकर स्तब्ध रह गया था। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या सचमुच उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती हैं? लेकिन यह सच था और उसे न चाहते हुए भी इस पर विश्वास करना पड़ा। अपनी माँ को ऐसी हालत देखकर संगम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में अपनी भाभी के हाथ से बेल्ट खींच ली और उसी बेल्ट से
प्रिया को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आज जो तुमने किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। इतना कहकर संगम ने बेल्ट से प्रिया को पीटना शुरू कर दिया। राजू ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी माँ को उठाया और उनके आंसू पहुँचे, लेकिन संगम गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अगर उसे ना रोका जाता तो शायद वह आज प्रिया को जान से मार देती। प्रिया अब मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगी। मुझे छोड़ दो संगम, ये तुम क्या कर रही हो? राजू मुझे बचाइए, आपकी बहन पागल हो गई है, वह मुझे मार ही डालेगी। ये सब कहती हुई प्रिया मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन संगम ने गुस्से में जवाब दिया, क्यों? मेरी माँ भी तो तेरे आगे ही चिल्ला रही थी ना, तुझे उन पर तरस आया था क्या? नहीं ना, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। गुस्से में संगम प्रिया को पीटती रही। आज तक संगम ने अपनी भाभी को भाभी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आज उसे एहसास हो गया था कि प्रिया इस परिवार का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो मेरी जन्म देने वाली माँ। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किसी को नहीं करने दूंगी, तुझे भी नहीं। इतना कहकर संगम ने फिर से बेल्ट उठाई और गुस्से में प्रिया को मारने लगी, लेकिन तभी अचानक छोटे छोटे मासूम बच्चे दौड़ते हुए आए और अपनी माँ के ऊपर लेट गए। बुआ, मम्मी को मत मारो, आप मम्मी को क्यों मार रही हो? मम्मी ने क्या किया है? मासूम बच्चों की मासूमियत ने संगम का गुस्सा शांत कर दिया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गहरी सांस लेते हुए अपनी बेल्ट नीचे फेंक दी। गुस्से में उसने प्रिया को घूरते हुए कहा, शुक्र मना अपने बच्चों का, अगर ये बच्चे नहीं होते तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। तूने मेरी माँ के साथ जो किया उसकी सजा तुझे इससे भी बुरी मिलनी चाहिए। फिर वह आंखों से आंसू भरकर बोली, लेकिन नहीं, तुझे इतनी आसान सजा नहीं मिलेगी। भगवान ने तुझे भी बेटे दिए हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब ये बड़े होंगे तो तुझे तेरे कर्मों की सजा दे। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ कभी नहीं छोड़ती। संगम ने अपनी माँ को उठाया तो राजू आंखों में आंसू लिए हुए प्रिया के पास आया और बोला, आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? तुमने ये सब किया। आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। प्रिया, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ कमी की। मैंने तो अपनी औकात से ज़्यादा तुम्हें देने की कोशिश की, दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहा, हर खुशी से दूर रहा, सिर्फ इसलिए ताकि हर ज़रूरत का ध्यान रख सकूं। अपनी माँ और अपनी बहन को मैंने कोई महारानियों वाली ज़िंदगी नहीं दी, बस 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा मात्र दिया। क्या ये भी मेरा उन पर कोई एहसान है? नहीं प्रिया, मैं जो आज तुम्हारे सामने इतना बड़ा इंसान बनकर खड़ा हूँ, ये सब कुछ तो मेरे माता पिता की ही बदौलत है ना। जिस घर में तुम रह रही हो वह भी तो मेरे पापा की ही बदौलत है ना। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, लेकिन तुमने आज मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। प्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। राजू को रोते हुए देखकर प्रिया ने उसे चुप होने के लिए कहा और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए राजू, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, राजू गुस्से में चीखते हुए बोला, लेकिन क्या प्रिया, लेकिन क्या? तुम्हें लगा कि तुम जो चाहे कर सकती हो और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, यही ना? यही सोचकर तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया। अरे एक बार तो सोचा होता कि ये मेरी माँ है। मैंने तुम्हारे माता पिता का कितना सम्मान किया, उनकी कितनी इज्जत की। क्या बदले में मेरी माँ को सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने परिवार तक को नहीं संभाल पाया। कैसा लड़का हूँ मैं किसी लायक नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। यह कहते हुए राजू अपना सिर पीट पीट कर रोए जा रहा था। राजू को यूं रोता देखकर प्रिया को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए राजू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन राजू के लिए अब शायद उसे माफ़ कर पाना इतना आसान नहीं था। उसने प्रिया से कुछ नहीं कहा और अपने आंसू पोंछता हुआ अपनी माँ और बहन को साथ लेकर कमरे में चला गया। तीनों बिना कुछ बोले ऐसे ही सो गए। अगली सुबह प्रिया उठी और सबके लिए नाश्ता बनाया।
फिर वह अपनी सास के कमरे में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन ना तो संगम ने उसे बात की, ना ही राजू और ना ही वसुधा जी। तीनों उसकी बातों को अनसुना करते रहे। राजू तैयार होकर घर से निकल गया। घंटे डेढ़ घंटे बाद जब राजू वापस घर आया तो उसने प्रिया के सामने तलाक के कागज फेंक दिए और गुस्से में बोला, तुम चाहो तो अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा सकती हो प्रिया। अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और हाँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये सुनते ही प्रिया के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वह वहीं खड़ी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए बोली, राजू, ये आप क्या कह रहे हो? आपके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती और आप मुझे खुद से दूर करने की बात कर रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। राजू, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने जो गलती की है उसकी जो भी सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है। मैं जिंदगी भर आपकी माँ और आपकी बहन की नौकरानी बनकर रहने को तैयार हूँ। मैं इन दोनों को कभी कुछ नहीं कहूँगी, जीवन भर इनकी सेवा करूँगी, पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। प्रिया की ये सब बातें सुनकर राजू गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी माँ और अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम्हें इतनी सी बात इतने वर्षों में समझ नहीं आई? आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे तब कहाँ थी तुम जब तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया? मैं तुम्हें इतनी आसानी से कतई माफ़ नहीं कर सकता प्रिया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। बस इतना कहकर राजू घर से निकल गया और प्रिया वहीं रोती रही। वह अपनी सास से बार बार माफ़ी मांगती रही। वसुधा जी ने प्रिया को तो माफ़ किया, लेकिन अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए उन्होंने राजू को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, प्रिया को अपने लिए या अपनी माँ और बहन के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक और मौका दो। बच्चों के लिए माँ बाप में से किसी एक को चुनना बहुत कठिन होता है। इससे उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वसुधा जी ने राजू को समझाया तो राजू भी समझ गया। उसने अपनी माँ की बात मानकर सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के खातिर प्रिया को एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन साथ ही उसने प्रिया को सख्त हिदायत दी, अगर भविष्य में तुमने फिर कभी ऐसी गलती की तो तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगा। राजू की ये बात प्रिया के लिए बहुत मायने रखती थी, इसलिए उसने अपने मन का सारा जहर वहीं खत्म कर दिया और सच्चे मन के से सबको अपना मानकर प्यार से रहने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद आज नहीं तो कल सब उसे माफ़ कर देंगे। अब वह घर में पूरी लगन और स्नेह के साथ रहने लगी। अब वसुधा जी को उस घर में नौकरानी नहीं बल्कि रानी की तरह रखा गया। संगम पर भी अब कोई जबरदस्ती नहीं थी। अब सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।